हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आज हम लेंगे इकोनॉमिक्स को और इसमें पढ़ेंगे BECE 145। ठीक है, और ये ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 1 जो इसका है, खंड 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। यदि आपने वॉच नहीं किया तो प्लीज वॉच कर लीजिएगा। ये ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 2 में हम जनसंख्या एवं मानव विकास को देखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है ब्लॉक 2 की यूनिट 5 है, क्योंकि आपकी यूनिट कंटिन्यू चलती है। ठीक है ना, 1 से लेकर के जितनी भी यूनिट होती है, तो ब्लॉक 2 की फर्स्ट कह सकते हैं। अदरवाइज आप 1 से स्टार्टिंग से अगर देखें तो जनांकिकी अभिलक्षण यूनिट 5। ठीक है, तो चलिए फिर इसे देख लेते हैं। और इसके पहले क्या करना है आपको पता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं किया है तो, और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का। जनांकिकी अभिलक्षण क्या है? ये जनांकिकी अभिलक्षण, इसको हम थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, जनांकिकी अभिलक्षण, भारत की जनसंख्या, आकार एवं वृद्धि, जन्म मरण के आंकड़े यानी जन्म एवं मृत्यु दर, जननांकी संक्रमण, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें। ठीक है ना, तो चलिए, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP, एक एक करके इनको हम देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, जनांकिकी का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब निकलता है? तो देखिए, मानव जनसंख्या का उसके आकार, संरचना एवं विकास के साथ वैज्ञानिक अध्ययन। यानी जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन का, मानव जनसंख्या का, उसके आकार, उसकी संरचना और विकास के साथ वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जनांकी का अर्थ में आप कह सकते हैं कि मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन उसके आकार, संरचना एवं विकास के साथ जब किया जाता है वो जनांकिकी कहलाता है। ठीक है, या वैज्ञानिक अध्ययन मानव जनसंख्या का उसके आकार, संरचना एवं विकास के साथ। तो जनांकी का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक है। अभी आवश्यक क्यों है, क्यों जरूरी है भाई जनांकी का अध्ययन? तो अपनी संरचना, संयोजन और समृद्धि के लिहाज से मानव जनसंख्या आर्थिक समृद्धि एवं विकास से महत्वपूर्ण संबद्धता दर्शाती है। ओके, अब यहाँ पर क्या ये समझ में आया जनांकी क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आया, आपके आया क्या? अब इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि जनांकी आखिर है क्या, है ना, अगर क्वेश्चन आता है। देखिए, जनांकी जो है इसको हम इंग्लिश में डेमोग्राफी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। और ये डेमोग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोग्राफी से। लेकिन ये जो डेमोग्राफी है, 2 शब्द, यानी पहला शब्द डेमस और दूसरा ग्राफो से बना है, ग्राफो। तो डेमस का मतलब होता है जनसंख्या और ग्राफो का मतलब होता है विवरण देने वाले विज्ञान से। ठीक है, तो डेमोग्राफी या जनांकी वह विज्ञान है जो एक विवरण के रूप में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को स्पष्ट करता है। तो जनसंख्या संबंधी जितनी भी विशेषताएं हैं उनका विवरण देना ही जनांकी का काम होता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलिए, या इसको आप दूसरे शब्दों में शॉर्ट में समझना चाहेंगे तो जनता संबंधी मृत्यु दर के आंकड़े तैयार करने वाली विधा, यानी एक ऐसी विधा, एक ऐसी मेथड, एक ऐसी विधि जिसमें जनता संबंधित, जनता की मृत्यु दर तो इंसानों की होती है ना, इसलिए जनता लिखना, जानवरों की भी होती है तो जनता लिखना जरूरी है, या मानव लिखना। तो जनता संबंधी, मानव संबंधी मृत्यु, जन्म मृत्यु के आंकड़े तैयार करने की विधा जो होती है वो जनांकी कहलाती है, डेमोग्राफी कहलाती है। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि भारत की जनसंख्या, आकार एवं वृद्धि, भारत की जनसंख्या जो है और उसकी आकार एवं वृद्धि क्या है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है कि भारत की जनसंख्या, आकार एवं वृद्धि आएगा, तो जो इंपॉर्टेंट लगा उसको लेते हुए हम चलेंगे। ठीक है ना, ओके। हाँ, जनसंख्या वृद्धि, ये जनसंख्या वृद्धि क्या कहलाती है इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि का मतलब ही होता है पॉपुलेशन का बढ़ना। जब जनसंख्या बढ़ने लगती है उसमें मानी मृत्यु दर का कम होना और जन्म दर का ज्यादा होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जब मृत्यु दर कम होती है, लोग कम मरते हैं, और जनसंख्या यानी कि जन्म दर ज्यादा होती है तो इससे जनसंख्या में, पॉपुलेशन में ग्रोथ होता है, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ठीक है ना, तो जनसंख्या का आकार समय के साथ 2 माध्यमों में बदलता है। ठीक है, एक पहला प्रवास से
और दूसरा प्राकृतिक कारक जैसे जन्म और मृत्यु दर। तो प्रवास का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि आने जाने से। बहुत से लोग हैं जो अपने देश को छोड़ करके हमारे देश में आ गए हैं, नागरिकता ले लिए, बस गए, तो इससे भी पॉपुलेशन बढ़ती है, तो प्रवास हो जाता है। और दूसरा प्राकृतिक कारण जो मैंने कहा जन्म और मृत्यु दर, ठीक है ना। इसी भी देख लीजिए जनसंख्या जो सही जनसंख्या जो वृद्धि इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। ओके, चलिए इसको और समझते हैं थोड़ा सा कि जनसंख्या के आकार में परिवर्तन जो उसके आधार वर्ष मान के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। मतलब जनसंख्या के आकार का मतलब मान लीजिए पॉपुलेशन अभी 135 करोड़ है, ऐसे करके आप बोल दीजिए, लेकिन अगर हम आधार वर्ष के मान के प्रतिशत के हिसाब से, यानी जनसंख्या के पॉपुलेशन यानी कि जो जनगणना होती है 11 साल में होती है, 11 साल बाद हमें पता चलती है कितनी पॉपुलेशन बड़ी है, ठीक है ना, तो वही आधार वर्ष हो जाता है। तो जनसंख्या के आकार में परिवर्तन जो उसके आधार वर्ष के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है वही जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, ठीक है। ओके, एक इसको वृद्धि को नापने का ये फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो 2001 में भारत जनसंख्या जो थी वो 102 मतलब कि 85 करोड़ थी, और 2011 में ये बढ़कर 121 करोड़ हो गई, ठीक है। और 2001 से 2011 के बाद जनसंख्या की वृद्धि दर 70.18 रही है। ये कहलाता है आपका क्या, आधार वर्ष मान के प्रतिशत के रूप में, ठीक है। 11 साल में जनगणना होती है, ठीक है ना, और उसी के आधार पर निकाला जाता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की 10 की दर 10 से विभाजित की जाती है, ओके, और तो हमें जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त होती है। ओके, चलिए अब आगे हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे थोड़ा और देख लीजिए, आपको देखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या मृत्यु दर भारत के राज्यों में एक समान नहीं रही है। कुछ राज्यों में राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में उच्चतर वार्षिक वृद्धि दर पाई गई है, मेघालय, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान आदि। अच्छा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या कहलाती है? तो किसी नवजात शिशु के उन वर्षों की औसत संख्या है जिसमें उसने वर्तमान दशाओं में जीवित रहने की प्रत्याशा की जाती है, ठीक है। यानी कि जीवन की प्रत्याशा किसी भी आयु में आकलित की जा सकती है। यानी आयु 5 में जीवन की प्रत्याशा उन वर्षों की औसत संख्या होगी जिसमें आज भी किसी 5 वर्षीय बच्चे की जीवित रहने की आशा की जाती है, तो ये जीवन प्रत्याशा कहलाती है, जीवित रहने की उम्मीद, ठीक है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 51-61 में 41 वर्ष से बढ़कर कितनी हो गई थी, 56 वर्ष हो गई थी, और आगे चढ़कर 92-96 में 61 वर्ष एवं 2006-10 में 66 वर्ष हो गई। एक व्यक्ति कितने उम्र तक ज्यादा जी सकता है, ठीक है ना, एक अनुमानित एक आयु जो लगाई जाती है, कितना तो उसको जीना ही जीना है ना। तो जीवन प्रत्याशा दी गई उम्र के बाद जीवन में शेष बचे वर्षों की औसत संख्या है। मतलब यह एक व्यक्ति के औसत जीवन काल का अनुमान होता है, ठीक है, जीवन प्रत्याशा। चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज है जनसंख्या घनत्व, ये डीओपी इंपॉर्टेंट कहलाता है। डीओपी का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, ठीक है। ये है क्या? तो देखिए, जनसंख्या घनत्व जो होता है, जनसंख्या को जब क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, ठीक है, ओके, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है जिसको जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मतलब किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि भू क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की जनसंख्या का लेखा जोखा जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से मापा जाता है, ठीक है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे भी दिया है डीओपी यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या एक हो गई, और फिर उस भौगोलिक क्षेत्र का वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में इसको आपस में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि जनसंख्या घनत्व क्या कहलाता है, ठीक है। ओके, चलिए, क्या भारत के बारे में दिया जनसंख्या घनत्व में कि भारत का जनसंख्या घनत्व, ओके। अच्छा, अगर हम देखें कि इन देशों के बीच में 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है, और विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 1916 है तो भारत की जनसंख्या घनत्व 445 है, चीन का 147, अमेरिका का 35 है, ठीक है ना। तो इन देशों के बीच भारत की स्थिति सर्वाधिक सघन रूप से जनाकीर्ण देश है। यानी ये आंकड़े ये भी दर्शाते हैं, इन आंकड़ों से भी पता चलता है
कि विश्व की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से वितरित नहीं है, और यह बात भारत के भीतर भी सिद्ध होती है। भारत के कुछ राज्य घने बसे हैं, जबकि कुछ राज्यों में जनसंख्या बहुत कम है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये राज्य घने बसे हैं, यानी यहाँ पे आबादी ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो विरल रूप से बसे हैं, जहाँ पे आबादी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इन राज्यों में पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान वगैरह क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आबादी कम है, ठीक है। यहाँ की भूमि जो है वो क्या है? उर्वर भूमि है, और उद्योग, बेहतर परिवहन सुविधाओं वाले क्षेत्र के रूप में सघन रूप में पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जनसंख्या घनत्व, और भारत के रूप में यदि घनत्व का पूछता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये देखना इंपॉर्टेंट रह गया था, शायद ये मिस हो गया था। कोई क्वेश्चन थोड़ा बीच बीच से भी पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए, जनांकीय संक्रमण क्या है, अब हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना। जनांकीय संक्रमण, देखिए संक्रमण का मतलब ही होता है एक रोग, ठीक है ना। संक्रमण का मतलब क्या होता है? कोई एक रोग, इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसे जनांकीय को जनसांख्यिकी भी कहा जाता है, आप दिमाग में रखिएगा। तो जनांकीय या जनसांख्यिकी संक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक देश उच्च जन्म एवं मृत्यु दरों की स्थिति से दोनों ही निम्न दरों की ओर अग्रसर होते हैं। यानी कि जनांकीय संक्रमण एक ऐसी प्रक्रिया, प्रोसेस है जिस देश में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर की स्थिति जो है दोनों ही निम्न हो, ठीक है। यानी उच्च जन्म दर भी जो है ज्यादा हो और मृत्यु दर भी ज्यादा हो, ये जनांकीय संक्रमण कहलाता है, ठीक है, राइट। जो अल्प विकसित देश होते हैं वो उच्च जन्म एवं मृत्यु दरें दर्शाते हैं, यानी विशिष्ट रूप से उच्च जन्म एवं मृत्यु दरें दर्शाते हैं, क्योंकि मंथरगति से बढ़ते विकास के साथ मृत्यु दर में जन्म दर की अपेक्षा जल्दी गिरने की प्रवृत्ति आ जाती है, ठीक है ना। जो तीव्र जनसंख्या वृद्धि में परिणत होती है। तो जहां पर मृत्यु दर कम होती है और जन्म दर ज्यादा होती है तो क्या होता है? वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जो उन्नत यानी विकसित देश होते हैं वहां निम्न जन्म एवं मृत्यु दरें, जन्म जो होता है वो निम्न होता है, जन्म दर बहुत कम होता है और मृत्यु दर भी स्वाभाविक होता है, ठीक है। तो एक निम्न अथवा ऋणात्मक दर भी यहाँ पे दिखने लगता है। तो जनांकीय संक्रमण की 5 विशिष्ट अवस्थाएं हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहला, उच्च अचल अवस्था, जो कि उच्च जन्म दरों एवं उच्च मृत्यु दरों से अभिलक्षित होता है, जहां पे जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है। लोग, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती भी है और लोग ज्यादा मरते भी है। फिर दूसरी अवस्था क्या आती है? आरंभिक विस्तारण अवस्था, यानी कि घटती मरता यानी घटती मृत्यु दर के साथ कुछ समय विलंब के साथ गिरती जन्म दरों में अभिलक्षित होती है। यानी कि मृत्यु दर जो होता है वो नीचे होता जाता है, कम होता जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद जन्म दर भी वहां पर गिरने लगता है, ठीक है। फिर तीसरी अवस्था परवर्ती विस्तारण अवस्था, यानी गिरती जन्म दरें परंतु तेजी से घटती मरता से अभिलक्षित होती है। जन्म दर जो होती है वो क्या होती है? गिरती है, यानी जन्म दर कम होती है, लेकिन मृत्यु दर जो होती है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा होती है। जन्म दर तो होती है, कम होती है, जन्म दर कम है, पॉपुलेशन कम हो रही है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग से मृत्यु दर हो रही है उससे तेज है। फिर चौथी क्या है? जनसंख्या की व्यवस्था, जो सामान्य रूप से निम्न मार्गता द्वारा संतुलित निम्न जन्म दरों से विलक्षित होती है, और निम्न मार्गता यानी निम्न जन्म दर जो होता है वो मृत्यु दर से अधिक मौत वाली जनसंख्या का ह्रासमान अवस्था है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ अपने लैंग्वेज में कि आखिर जनांकीय संक्रमण है क्या और इसकी कौन कौन सी यानी पहचान यानी कौन कौन सी अवस्था है, ठीक है। अब देखिए, जनांकीय संक्रमण जो होता है जनरली इसका उपयोग जो होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन या भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाता है, जनांकीय संक्रमण का, ठीक है, राइट। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिद्धांत जो है जनांकीय संक्रमण एक सिद्धांत है। तो ये क्या बताता है? ये हमें बताता है कि समाज जो है वो ग्रामीण से, खेतिहर से, अशिक्षित अवस्था से
किस तरह से उन्नत करके विकसित होके आगे बढ़ के नगरीय, औद्योगिक और साक्षर समाज बना है, ये हमें जनांकीय सिद्धांत के माध्यम से पता चलता है। किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है, ये भी होता है जनांकीय संक्रमण के अंतर्गत। ठीक है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जनांकीय संक्रमण। इससे मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, राइट, ओके। अब देखिए जो अवस्थाएं यहाँ पे 5 दी हुई हैं, ठीक है ना। अब 5 अवस्थाओं को समझते हैं। देखिए पहली जो अवस्था है उसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च और अस्थिर होंगे। ठीक है, मृत्यु दर जो है उच्च होगा, अस्थिर होगा, और जन्म दर भी उच्च होगा यानी ऊंचा होगा, स्थिर होगा। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर जो होगा वो धीमा होगा, क्योंकि लोग जन्म भी ले रहे हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से मर भी रहे हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगा, धीमा होगा। ठीक है, चलिए अब द्वितीय देख लेते हैं। द्वितीय अवस्था हमारी है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, यानी कि जन्म दर जितना ज्यादा ऊंचा होगा, लोग जितने ज्यादा जन्म लेंगे, और मृत्यु भी उतनी ही मृत्यु दर उतनी ही गिर रही है, यानी लोग ज्यादा मर रहे हैं और जन्म दर भी ज्यादा हो रहा है। तो ये तीव्र जनसंख्या वृद्धि कहलाता है, क्योंकि मृत्यु दर गिर रहा है, कम है, लोग मर कम रहे हैं लेकिन जन्म ज्यादा ले रहे हैं, तो ये तीव्र जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी द्वितीय अवस्था। ठीक है, तृतीय अवस्था है कि कम होती जन्म दर और न्यून मृत्यु दर और कम होती जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या जन्म दर जो है यानी बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं, और जो मृत्यु दर है वो भी न्यून है यानी कम है। तो यहाँ पे जनसंख्या क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ में आया। और चतुर्थ अवस्था जो होगी वो यहाँ पे होगी निम्न जन्म और मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर नीचा और मृत्यु दर भी धीमा, तो यहाँ पे क्या होगा, धीमी जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, और पांचवी अवस्था है कि जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर, जिसका किसी भी समय परिणाम जनसंख्या वृद्धि में शून्य होगा। ये पांचवी अवस्था। मर्दता का मतलब यहाँ पे होता है घटती मर्दता के साथ, यानी जब लोगों जब स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होती हैं, महामारियां होती हैं, भोजन उनको सही नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, लोग इससे पीड़ित होते हैं। ठीक है ना। तो ये जब चीजें जहाँ पे कम होती, घटती मर्दता यानी जब ये चीजें यहाँ पे कम होती है, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं, महामारियां भी नहीं होती हैं, तो कुछ समय के बाद गिरती जन्म दरों में अभिलक्षित होती है। ठीक है, यानी जन्म दर वहां पर तेज हो जाती है, मृत्यु दर थोड़ी सी थम जाती है। ठीक है, तो मार्ता का मतलब समझ लीजिए। ठीक है, भारत के मामले में देखें तो भारत में 1921 में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट देखी गई, और दूसरी ओर जन्म दर 1901 से 1951 की अवधि में बहुत ऊंचा बना रहा, यानी मृत्यु दर बहुत कम थी, जन्म दर बहुत ऊंचा था, इसलिए जनसंख्या जो थी वो क्या थी, आरंभिक विस्तारण अवस्था थी। दोनों ऊंचा, मृत्यु दर भी तेजी से गिरावट का मतलब मृत्यु दर भी ऊंची थी, मृत्यु दर हुई ही नहीं, लोग मरे ही नहीं, और जन्म लोग ज्यादा ले रहे थे, तो आरंभिक विस्तारण अवस्था थी। फिर भारत में जनांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था। ठीक है, 1981 से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों तेजी से गिर रही थी, जन्म दर भी कम हो रहा था, मृत्यु दर भी कम हो रहा था। तो यह दर्शाता है कि भारत में जनांकीय संक्रमण परवर्ती विस्तारण अवस्था है। ठीक है, फिर 2010-15 में विश्व स्तर पर 83 देश पुनर्स्थापन स्तरीय प्रजनन शक्ति के नीचे थे, यानी कि जनसंख्या की ऋणात्मक स्वाभाविक वृद्धि दर होने का अनुभव कर रहे थे। तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जनांकीय संक्रमण। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इससे 100% पूछा जाएगा। शहरीकरण क्या है, तो शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज पहले से अधिक नगरीय हो जाते हैं। ठीक है, यानी गांव होते हैं और उनको वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं, शिक्षित साक्षर हो जाते हैं, उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है ना, और इसका अर्थ ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की जनसंख्या का विचलन होता है, लोग गांव छोड़ करके शहर की ओर आने लगते हैं, वही शहरीकरण होता है। ठीक है ना, तो शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक होती है, इसे तो शहर कहलाते हैं क्योंकि वहां जनसंख्या पॉपुलेशन ज्यादा होती है। इसको मापते कैसे हैं, तो दो इसके मापने के तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ओके। पहला तरीका दिया हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का प्रतिशत ले लीजिए, शहरी जनसंख्या का आकार, फिर अपॉन कुल जनसंख्या का आकार, और उससे मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है ना, राइट।
तो पीयू का मान जितना अधिक होगा, इसका मान जितना अधिक होगा पॉपुलेशन यूनिट का, शहरीकरण की कोट उतनी ही उच्च होगी। ठीक है ना। दूसरा भी यहाँ पे रूल दिया हुआ है, इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो ये दो तरीके दिए हुए हैं शहरीकरण का। तो मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत इजी भी है ये और आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं कि भारत में शहरीकरण यानी पीयू का अंश 1901 में लगभग 11% से बढ़कर 1951 में लगभग 17% और फिर 2011 से 31% हो गया। यानी शहरीकरण भारत में बढ़ा है, लोग गांव छोड़ छोड़कर शहर की ओर आ रहे हैं। 1901 में 11% था, 1951 में 17% और 2011 में 31% हो गया है। और इस अवधि में भारत में शहरीकरण के रुझान में क्रमिक वृद्धि देखी गई है और देखते भी हैं कि लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं। ठीक है, राजधानी की ओर आ रहे हैं। तो ये क्या होता है, शहरीकरण होता है। ठीक है, जनरली लोग क्या होते हैं, पर्वत पठार वाले मैदान में होते हैं तो वो भी शहर की ओर आते हैं। बहुत लोगों की जमीन उपजाऊ नहीं होती है तो वो भी शहर की ओर आते हैं। लोग रोजी रोटी के लिए आते हैं, गाँव में रोजगार नहीं होता है, फिर यहीं पे आकर बस जाते हैं। ठीक है ना, तो ये शहरीकरण होता है। ठीक है, शहरीकरण को लाभकारी माना गया। तो शहरीकरण के लाभ क्या है, तो भाई अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित करने के बेहतर अवसर यहाँ होते हैं, लोग कमाने तो शहर में आते हैं। बेहतर आधारित संरचना होती है, आय अच्छी, उनको इनकम अच्छी होती है। जो उनकी सामाजिक समस्याएं होती हैं उनके प्रति वो जागरूक होते हैं, उनका सोल्यूशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसीलिए शहरीकरण आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन में योगदान देता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्या शहरीकरण आधुनिकीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन में योगदान देता है, कैसे समझाइए। तो फिर आपको ये समझाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन एक यहाँ से भी क्रिएट होता है, एक क्वेश्चन शहरीकरण से हो सकता है और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या शहरीकरण आधुनिकीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन में योगदान देता, समझाइए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ, शहरीकरण आधुनिकीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन में योगदान देता है और इसके बाद ये ऊपर की सभी चीजें आपको लिख देनी होंगी। ठीक है ना, ओके, राइट। परिवर्तित दर, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, निम्न शिशु मरता दर, निम्नतर प्रजनन दरों के मध्य से होता है। और ये सभी कुछ जो होता है शिक्षा के माध्यम से होता है। शिक्षाएं होती हैं, लोग शिक्षित होते हैं, सुविधाएं उनको मिलती हैं, तो लोग ग्रामीण क्षेत्रों की जगह शहर क्षेत्र की ओर, शहरों की ओर आना शुरू कर देते हैं। और भारत में शहरीकरण के प्रतिरूप को संसाधन, आधार एवं सुख सुविधाओं के पर्याप्त विस्तार के बिना ही बड़े शहरों में जनसंख्या के निरंतर संकेंद्रण को पहचाना गया है। ठीक है, लेकिन हाँ, अब शहरीकरण तो हुआ, उसके लाभ हुए, लेकिन कुछ समस्याएं भी देखने को मिली यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे आवास की समस्या हुई, लोग जब शहर की ओर आने लगे, इसीलिए तो देखिए घटना नोएडा, दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहर बहुत बिग सिटी, इंदौर जैसे शहर बिग सिटी बन गए। क्यों? क्योंकि लोग गांव से शहर की ओर आने लगे तो रहने की समस्या हो गई। जब रहने की समस्या हो गई तो फिर वहां की जमीनों को क्या कर दिया गया, आवास बनाया गया। तो आवास की समस्या होती है। परिवहन, कितना ट्रैफिक होता है, कितनी बसें चलती हैं, ऑटो चलते हैं, ट्रेनें कितनी चलती हैं, लेकिन तब भी देखिए कितनी रूटें उनकी होती हैं। इसके बावजूद भी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, लोग इतने ज्यादा गांव से शहर की ओर आ रहे हैं कि परिवहन की भी समस्या होती है। जलपूर्ति यानी जल की भी समस्या, पानी की भी समस्या हो जाती ज्यादा पॉपुलेशन होने पे। स्वच्छता की भी समस्या होती है, लोग गंदगी बहुत ज्यादा करके रखते हैं। जलवायु एवं ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब पॉपुलेशन ज्यादा हो जाती है शहर की। ठीक है, लोग गाड़ियां का यूज करते हैं, केमिकल्स, कारखाने, कल, फैक्ट्री, सभी चीजें होती जहाँ पे लोग काम करते हैं, तो इसका प्रदूषण होता है। और सामाजिक अवसंरचना यानी कि विद्यालय और अस्पताल की भी कमी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है ना, तो ये होता है शहरीकरण के यहाँ पे समस्याएं। क्वेश्चन पूछेगा तो ये आपको यहाँ पे लिखना है, और यदि इसे लाभ विशेषता पूछता है तो ऊपर वाला लिख देना है। ठीक है, लिंग अनुपात क्या कहलाता है, तो जनसंख्या का स्त्री पुरुष संयोजन लिंग अनुपात द्वारा मापा जाता है। ठीक है, यानी जिसे स्त्री संख्या प्रति 1000 पुरुष के रूप में परिभाषित की जाती है, यानी 1000 पुरुष के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, और ये लिंग अनुपात कहलाता है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि केरल में जो है लिंग अनुपात बहुत अच्छा है। साक्षरता के मामले में भी यही होता है, 1000 के पीछे देखा जाता है। 1000 मतलब साक्षर लोगों के पीछे कितने लोग हैं, तो लिंग अनुपात जैसे बोल दिए कि 1000 पुरुष के पीछे 750 स्त्रियां हैं, 850 स्त्रियां, मतलब यहाँ पे लड़कियों की कमी है। लड़कों का जो लिंग है वो ज्यादा है, और जो फीमेल है
लड़कियों का जो यानी कि औरत का जो लिंग है एक देखा जाता है अनुपात, वो कम यहाँ पर है, ठीक है ना। तो विकसित देशों में स्त्री जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक होती है। विकसित देशों में, हमारा देश विकासशील देश आता है, तो विकसित देशों में ऐसा होता है, विकासशील देशों में जस्ट उल्टा होता है। तो भारत का लिंगानुपात बहरहाल दर्शाता है कि इस जनांक अभिलक्षण के लिहाज से हमारा समाज पुरुषवत है। यानी 2001 में 772 से घटकर 2001 में 933 रह गया और 2011 में वृद्धि के साथ 943 हुआ। और यह राज्य स्तर पर काफी भिन्नता है, राज्य के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने कहा ना, केरल में 1084 से, हरियाणा में 879 है। तो लिंग अनुपात का मतलब ये होता है स्त्री पुरुष का एक संयोजन अनुपात देखा जाता है। यहाँ पर स्त्रियों की संख्या को प्रति 1000 पुरुष के रूप में देखा जाता है कि 1000 पुरुष के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, ठीक है। अच्छा, भारत में लिंग अनुपात का ह्रास क्या है, यानी कम होने की वजह के कारण क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि लिंगानुपात कम होने की वजह क्या है। सबसे पहला, उच्च मातृ दर, यानी यहाँ पर इतनी फैसिलिटी, इतनी सुविधाएं नहीं है कि बच्चे को जन्म देते समय बहुत सारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती, जिसकी वजह से यहाँ पर औरत को या तो मृत्यु को देखना पड़ता है या उनकी डेथ हो जाती है। तो उच्च मातृ दर होता है। फिर दूसरा यहाँ पे है बालिकाओं के बीच उच्च शिशु मातृता दर, यानी कि बालिकाओं के बीच उच्च शिशु, यानी कि बालिकाओं को लोग कम पसंद करते हैं तो उनका जन्म कम होता है और लड़कों का जन्म ज्यादा होता है। फिर तीसरा, बालिकाओं के बीच उच्च बाल मातृता दर, माता पिता के बीच विद्यमान सशक्त पुत्र अधिमानता, यानी कि लोग मानते हैं कि पुत्र जो है वो वंश को आगे बढ़ाता है, तो लोग पुत्र ही चाहते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लड़के हो जाए तो कोई परेशानी नहीं होती। लड़की की चाहे कोई नहीं रखता, लेकिन अगर स्टार्टिंग में एक लड़की हो गई तो उसके बाद चाहे 4 लड़कियों की बलि चढ़ा दी जाए, दूसरा पुत्र ही होगा, ठीक है ना। ये होता है पुत्र अधिमानता। नारी निरक्षरता तो है ही है, ठीक है, निम्न है। शिक्षा स्तर भी बहुत कम है। अवैध बालिका शिशु हत्या, बालिका भ्रूण हत्या, ये सभी कारण है किसके, यहाँ पर लिंगानुपात के ह्रासमान का, यानी कि किस वजह से लिंगानुपात जो है स्त्रियों का हमेशा कम होता है, इसके रीजन यहाँ पर है, ठीक है। ओके, इसे देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या क्या प्रयास किए गए कि लिंगानुपात कम ना हो, ठीक है ना। तो उसके लिए भी कदम उठाए गए। बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया, पहला। नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया गया, दूसरा। बालिकाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कानून बनाया गया, तीसरा। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर भी रोक लगा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाएं भी चालू की गई। तो कुछ ऐसे काम किए गए हैं जिससे क्या किया जाए, जिससे जो ये लिंगानुपात ह्रासमान है इसको रोका जाए। तो रोकने के लिए क्या किया गया है, तो यहां से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। जनसंख्या पिरामिड क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें तो सभी कुछ ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ बात के लिए भी छोड़ देते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट है। निर्भरता अनुपात हम नहीं देखेंगे, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। जनसंख्या वृद्धता भी नहीं देखेंगे। जनांकीय लाभांश और जनांकीय संक्रमण जस्ट अपोजिट होते हैं, इसको साथ में इनको देना चाहिए था। ऊपर जनांकीय संक्रमण देते, नीचे उसके बाद जनांकीय लाभांश देते, ठीक है ना, राइट। ओके। प्रजनन में निरंतर कमी के कारण आयु समूह यानी 0 से 14 वर्ष के बच्चों की संख्या निरंतर घटती जाती है और कुछ समय पहले उच्च प्रजनन दर वर्तमान कार्यबल में वृद्धि सुनिश्चित कर देती है, ठीक है। तो ये जनांकीय लाभांश क्या कहलाता है, ठीक है, समझिएगा इसे। जनांकीय लाभांश को मैं अपने शब्दों में आपको समझा देती हूँ। डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, यानी कि एक तरह से आर्थिक विकास से संबंधित है। नाम थोड़ा अलग है लेकिन इसका मतलब भी अलग निकलेगा, ठीक है ना। जनांकीय लाभांश, यह जो जनांकीय लाभांश है ये आर्थिक विकास से संबंधित है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित है, ठीक है। यानी किसी जनसंख्या में काम करने वालों की संख्या तथा उनके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होने पर मिल सकता है। मतलब यहाँ पर सपोज दैट जो एज उम्र दिया हुआ आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। और भी नीचे हम थोड़ा यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है, चलिए ये देख लीजिए
30 यानी 65 वर्ष से उससे ऊपर की आयु प्राप्त कर चुके हैं। इसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि सपोज दैट आप मान लीजिए किसी जनसंख्या में काम करने वालों की संख्या तथा उसके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात ही जनांकी लाभांश या जनांकी लाभ कहलाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर काम करने वालों की संख्या, उम्र अगर हम यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या भी जिसे कहते हैं, युवा जनसंख्या भी जिसे हम कहते हैं, जो व्यक्ति काम करते हैं उनको मान लीजिए 15 से 64 वर्ष की उम्र में हम रख देते हैं। यानी 15 वर्ष में यदि व्यक्ति पहुंचता है तो वो कुछ ना कुछ सेल्फ डिपेंड हो जाता है और 65 वर्ष तक व्यक्ति अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ करता है, कमाता है, कुछ ना कुछ वर्क करता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया काम करने वाला। ठीक है, लेकिन कुछ उम्र जो है जैसे 15 वर्ष से नीचे, अब उस उम्र को हम लेते हैं जो 15 वर्ष से नीचे आते हैं, वो तो काम नहीं कर सकते ना, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड है, सेल्फ डिपेंड नहीं है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। यही चीज आपको समझना है। ठीक है, कि 14 वर्ष से या 15 वर्ष से जो नीचे के लोग हैं वो किन पे डिपेंड है, वो दूसरों पर डिपेंड है। ठीक है ना, और यही कहलाता है कि किसी जनसंख्या के आयुगत संरचना के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसमें मिलने वाला संभावित आर्थिक विकास, यानी काम करने वाले 15 से 64 वर्ष की आयु वालों की संख्या और लोगों की संख्या और उन पर आश्रित यानी 14 वर्ष से कम या 64 वर्ष से अधिक के लोग जो होते हैं फिर काम नहीं करते हैं, वो 100% घर के लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इन लोगों की संख्या से अधिक हो तो वो क्या कहलाता है, जनांकी लाभांश कहलाता है। ठीक है, तो काम करने वालों की संख्या जो होती है आश्रित वालों की संख्या से यदि अधिक है तो सीधी सी बात है हमारा देश क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, विकास करेगा, क्योंकि हमें हमारे देश को पैसे मिलेंगे, व्यक्ति कमा रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए जस्ट अपोजिट हो जाता है कि जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है उनकी जनसंख्या ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा, वो तो कमा नहीं रहे, सिर्फ दूसरों के ऊपर डिपेंड है, सिर्फ खा पी बच रहे हैं, तो ये जनांकी लाभांश नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि काम करने वाले लोगों की संख्या और उन पर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात जितना अधिक होगा आर्थिक उत्पादन को इससे अधिक मिलेगी। ठीक है ना, मदद मिलेगी। ठीक है, राइट, तो ये हो गया आपका जनांकी लाभांश जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ना हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ले लेते हैं और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से बता देती हूँ। एनपीपी, ठीक है, क्या है ये, देखिए 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की स्थापना क्यों की गई थी, तो जो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह नीति आधार प्रदान करती है। यानी कि प्रजनन, बच्चे होते हैं, बच्चों के होने के बाद जो बाल स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं होती हैं उसकी भी पूर्ति कौन करती है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति करती है। इंपॉर्टेंट इसमें ये माइंड में रखिएगा कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को जनसंख्या नीति भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यदि जनसंख्या नीति बस आता है तो परेशान मत होइएगा। ये जो नीति है एनपीपी, इसका उद्देश्य क्या है ये थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम उद्देश्य को देखते हैं तो पहला गर्भ निरोध, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं जनसंख्या को कम करने के लिए, पॉपुलेशन को कम करने के लिए, यानी कि बच्चे ना हो उसके लिए गर्भ निरोध अपनाया जाता है, तो गर्भ निरोध। दूसरा स्वास्थ्य पर चर्चा, यानी कि स्वास्थ्य के बारे में भी वहां पर एक परिचर्चा होनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना और मूलभूत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य रक्षा हेतु सेवाएं सुलभ कराना ही किसका काम होता है, जनसंख्या नीति का काम होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये सब कुछ दिया है, मैं आपको, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए फिनिश्ड भी है, बहुत कम है, मैं यहाँ पे आपको अपने लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आखिर है क्या। यदि क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो ये देखिए केंद्र सरकार की जनसंख्या नीति है, ठीक है, और मैंने एनपीपी, और ये गर्भ निरोधक, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे जो होते हैं, ठीक है ना, स्वास्थ्य कर्मियों की जो अधूरी जरूरतें होती हैं, जो जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, ठीक है ना, तो उन जरूरतों को पूरा करना। ठीक है, फिर प्रजनन जो मैंने आपको कहा ही, और बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए यहाँ पर सेवा प्रदान करना मेन इनका उद्देश्य है। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं बताइए, तो यही उद्देश्य आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है ना, कौन कौन से उद्देश्य, गर्भ निरोधक पहला, दूसरा स्वास्थ्य संबंधी ढांचा, तीसरा स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरतों को पूरा करना, चौथा प्रजनन, और छठवां है बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए सेवा। ठीक है, ये इतनी आप इनके उद्देश्य हैं और इन्हीं के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई गई है। ठीक है, राइट।
यानी मेन अगर उद्देश्य देखा जाए तो कुल जो प्रजनन दर होता है उसको कम करना, प्रतिस्थापित करना यानी कम करना, ठीक है, राइट, ओके। चलिए अब आगे थोड़ा इसको और हम देख लें किसमें हम क्या पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में। तो किसमें तो जरा सही दिया है। अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषताएं क्या इससे निकल सकती हैं, कुछ विशेषताएं निकल सकती हैं क्या? चलिए, हालांकि इसके अगर उद्देश्य के अंतर देखा जाए तो इसमें ये भी उद्देश्य रखा गया है कि आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए देश की आवश्यकताओं के अनुरूप वर्ष 2045 तक एक स्थिर जनसंख्या हासिल करना, यानी कि जनसंख्या का ज्यादा ना होना, और तत्काल उद्देश्यों के अंतर्गत पहले अनेक कदम सरकार जो है उठा चुकी है, ठीक है ना। तो उद्देश्य तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं निकलते हैं, जो उनके सॉरी विशेषताएं कुछ ज्यादा नहीं निकलती हैं। यही होगा कि जो प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको अधिकतम लाभ देना, ठीक है ना, राइट। और यहाँ पे 14 साल की उम्र तक के जो स्कूली बच्चे उनको मुफ्त शिक्षा का देना अनिवार्य करना, ठीक है ना, राइट। और देश में जो मृत्यु दर है उसको घटाकर कम करना, मृत्यु दर को कम करना, ठीक है ना, राइट। मृत्यु दर को भी कम करना और जन्म दर को तो कम करना, कंट्रोल करना है ही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा यूनिट इस तरह से फिनिश्ड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे संक्षेप आ गया है, ठीक है, ओके। चलिए, अब इम्पोर्टेंट इसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, यहाँ पे आंसर दिए हुए, जो क्वेश्चन थे उनके आंसर यहाँ पे दिए हुए, ठीक है ना। शहरीकरण क्या होता है, तो जब ग्रामीण जनसंख्या क्या करती है, शहर की ओर विचरण करती है, यानी शहर की ओर आती है, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है, वो शहरीकरण कहलाता है, ठीक है, ओके, राइट। अच्छा, जनसंख्या पिरामिड क्या कहलाता है, तो यहाँ पे श्रम योग्य समूह हेतु जनसंख्या पिरामिड का भाग अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होने से, यानी कि आर्थिक नियोजन हेतु आह्वान करना, तो ये जनसंख्या पिरामिड कहलाता है, ठीक है, राइट। चलिए, ये यूनिट हमारी फिनिश्ड हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे शिक्षा क्षेत्र को, यूनिट 6 लेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में 2-2 यूनिट को लेकर के इसको फिनिश करें, ठीक है ना। और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।